हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक और वन शॉट सॉल्यूशन के साथ। प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चौथे चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इस टॉपिक का पोस्टमार्टम बड़े ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो भैया कमर कस लीजिए रसगुल्लों, और साथ में आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। और भैया लड़कियों की एक शिकायत है, बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि आप प्यारे रसगुल्लो बोलते हो, लड़कों को हमें अच्छा नहीं लगता। तो भैया काहे नहीं लगता, आप भी स्वीट बर्फियां हो, आप तो खुश हो जाओ ना। इतनी चिढ़ काहे होती है, अरे प्यारे रसगुल्ले हैं तो हम बोलते हैं, है ना। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर वंशागति और विविधता का पूरा निपटारा करने वाले हैं। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबका निपटारा बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाला है, इसीलिए बोल रहे हैं कॉपी पेन साथ में होनी चाहिए। बाकी अदर जो आपके पिछले वीडियोस हैं उनका जो वन शॉट देखना है तो भैया प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से आप देख लिया करो अगर आप नहीं पाते हो वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे, वीडियो लाजवाब होने वाली है। चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर के एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्रम से। सबसे पहला है भैया मेंडल के वंशागत के नियम या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर से बोल देते हैं बच्चों, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से हर साल हर एक सेट में आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो दिखाई ही पड़ेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, साथ में जैसे होता है पृथक्करण का नियम, अपवाद में आता है सहप्रभाविता, बहुप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, फिर उसमें आ जाता है भैया मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मनुष्यों में लिंग निर्धारण, फिर आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और साथ में वर्णांधता, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भरे हुए हैं। और सारे के सारे टॉपिक का आज पोस्टमार्टम मोनू सर बड़ी ही आसानी से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए इसमें कुछ आपके इक्का दुक्का छुट्टे मुट्टे से छोड़ भी दिए हैं हमने, जो आपकी यूं समझो ना भी देखो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, पढ़ना वही जो पेपर में आए, भाई हमारा सीधा सा सिद्धांत है, ठीक। इसमें कभी कभार पूछ लेता है कि मेंडल ने कितने विपरीत लक्षणों का चयन किया था मटर के पौधों का, तो 7 याद रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया था, 2023 में भी आया था। तो बच्चों उसका कुछ कारण है, बोल दे रहे हैं, सुन लेना रसगुल्लों। पहला यह एक मतलब क्या है, एक वार्षिक पौधा होता है, यानी एक ही साल के अंदर, यूं कह लें इसका जीवन काल छोटा होता है, तो कम समय में इसके लक्षणों के बारे में हम जान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा है कि इसमें फूल व फल अधिक लगते हैं। तीसरा है कि इसको छोटे से स्थान पर कहीं पर भी उगाया जा सकता है, आप गमले में भी उगा लो, ठीक है। चौथी चीज़ ये है भैया कि अगर इसमें क्या है, आसानी से हम कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं, ठीक है ना। अगला है कि एक समय में इसके एक से अधिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं मटर के पौधों का चयन करने के लिए, ठीक है ना। कभी कभार बहुविकल्पी में ही पूछ लेता है कि मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, आम, नीम, महुआ, ऐसे दे देगा, तो याद रखना मटर का, ठीक। पहला है भैया वंशागति के नियम में प्रभाविता का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। देखिए प्रभाविता का नियम क्या है, क्या कुछ लिखा है इसको नहीं देखना, बस समझना है। प्रभाविता का नियम ये बोलता है कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, मान लेते हैं एक ये है बच्चों, दूसरा ये है, कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाए, तो जब एक लक्षण दूसरे वाले लक्षण के गुण को पूरी तरह दबा दे, तो यही वाला लक्षण कहलाता है प्रभावी लक्षण। और इसी नियम को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रभाविता का नियम कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। ये क्या होता है कि जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को दबा दे, यानी F1 पीढ़ी में दोनों के ठीक है लक्षण जाएंगे, बट दिखाई कौन सा पड़ेगा, तो ये प्रभावी वाला, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। दूसरा क्या होता है, अप्रभावी, तो फिर वो दूसरी पीढ़ी में जाकर के वो अपना लक्षण दिखाएगा, ठीक। चलिए इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल भी ज़रूरी है। उसके पहले थोड़ा ये परिभाषा आप देख लेते हैं कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाए, तब
जब एक लक्षण क्या कर दे बच्चों, दूसरे लक्षण के गुण को भैया पूरी तरह से दबा देता है, तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इस नियम को क्या कहते हैं भैया, प्रभाविता का नियम कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं भैया एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि वहां पे आपको उदाहरण समझाना पड़ेगा, तो यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से हम एग्जाम्पल समझाएंगे जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मान लेते हैं कि क्या है भैया, हम शुद्ध लंबा पौधा ले लेते हैं मटर का। मेंडल ने क्या किया, शुद्ध लंबे पौधे का चयन किया और यहाँ पे शुद्ध बौने का, ठीक है, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का चयन किया इन्होंने, ठीक, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का चयन किया। अब यहाँ पे लंबे में ध्यान देना, इन्होंने शुद्ध या प्रभावी के लिए कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, तो इन्होंने कैपिटल टी ये हो गया, और शुद्ध बौना आपका ये क्या हो गया, स्मॉल टी, ठीक, एल यानी जोड़ा। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके बीच में क्रॉस यानी कह लें संकरण या निषेचन कराया। इन्होंने जब कराया तो इन्होंने देखा कि जो F1 पीढ़ी में, अब F1 पीढ़ी किसको कहते हैं बच्चों, याद रखना अगर पूछ ले तो भैया दो विपरीत लक्षणों के बीच निषेचन या संकरण या क्रॉस कराने पर, ठीक है, जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो F1 पीढ़ी की संतान कहलाती हैं, ठीक है, तो ये F1 पीढ़ी हो जाएगा। तो F1 पीढ़ी में हम बात कर ले तो जितनी भी संतानें होंगी वो हो जाएंगी भैया संकर लंबे, यानी जितने पौधे होंगे संकर लंबे होंगे। कहने का मतलब इसमें जो इसका टी वाला हो जाएगा, इसका स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें भैया तो इसमें प्रभावी कौन होगा, टी आपका प्रभावी हो जाएगा, ठीक, और ये स्मॉल वाला जो टी है वो अप्रभावी हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है भैया कि आपका जो ये कैपिटल टी वाला है बच्चों, ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के गुणों को क्या करता है, पूरी तरह से दबा देता है, ठीक। तो यही क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रभाविता का नियम। आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने के पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की सभी संतानें संकर लंबे होते हैं, जिसमें प्रभावी लक्षण हो जाता है कैपिटल टी तथा अप्रभावी स्मॉल टी। या फिर डायरेक्टली बोला ना बच्चों, आप ऐसे ग्राफ बना दीजिए भैया, हो गया काम खत्म, टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझ में आ गया ना रसगुल्लों, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना, बस आपके सामने एकदम आसान सा दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है देखिएगा, दूसरा क्या है बच्चों कि पृथक्करण का नियम, या फिर इसको बोलते हैं विसंयोजन का नियम। ये भी इस चैप्टर का एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है कि पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से हमने लिखा है। आपको बहुत सारे बुक्स में इस तरह से दिखेगा कि बड़ा ही लंबा चौड़ा, बड़े अटपटे शब्दों में, लेकिन भाई हमारे पास आए हो ना तो बड़ा ही सिंपल सा हर एक चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है, ताकि हर एक प्यारा रसगुल्ला हमारा तैयार कर सके। देखिए बच्चों, पृथक्करण का नियम क्या बोलता है, ये नियम कहता है कि अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही विकसित नहीं होता है, लेकिन जब अप्रभावी लक्षण का जीन प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होता है तो वह अपने लक्षण को प्रकट कर देता है। अर्थात इसमें युग्मकों की जो है शुद्धता बनी रहती है, इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। कुछ पल्ले पड़ा भैया, याद रखना ये नियम क्या बोलता है। देखिए ये कहता है, अभी हमने क्या बताया कि जो भी संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें लक्षण दोनों रहेंगे, प्रभावी के भी अप्रभावी के भी, बट प्रभावी वाला ही अपने लक्षण को दिखाएगा। यानी जो लंबे पौधे रहेंगे वही ठीक लंबे और बौने में क्रॉस होगा, तो जो पौधे तैयार होंगे उनसे सभी की सभी संतानें लंबी, यानी सभी संकर लंबे होंगे, हाइब्रिड होंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि भैया अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही विकसित नहीं होता है, जाहिर सी बात है नहीं होता है, लेकिन क्या है जब अप्रभावी लक्षण क्या करता है भैया, इसका जब जीन
प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होता है। कहने का मतलब F2 पीढ़ी में जब जाएगा, F2 पीढ़ी में जैसे ही जाता है कि वह अपने लक्षण को फिर से प्रकट कर देता है। अभी हमने बताया भी इस बात को, एक वर्ड भी बोला था कि F2 पीढ़ी में ये अपने लक्षण दर्शाएगा। कौन सा? आपका जो अप्रभावी लक्षण होता है, अर्थात इसमें युग्मकों की जो शुद्धता है वो नष्ट नहीं होने पाती, वो बनी रहेगी, वो आने वाली जनरेशन में फिर से दिखाई पड़ जाएगी। इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है रसगुल्लों। जैसे चलिए समझना है बबुआ, चलिए समझते हैं इसको बड़े ही सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए जैसे क्या करते हैं, इसमें भी हम ले लेते हैं, ठीक, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सेम उसी तरीके का, जैसे हम ले लेते हैं कि शुद्ध लंबे पौधे हो जाएं, ठीक, शुद्ध लंबे, और उसके बाद हम ले लेते हैं कोई शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध यानी मटर के शुद्ध बौने पौधे ले लेते हैं बबुआ, ठीक, शुद्ध क्या है? बौने पौधे। अब उसके बाद अगर इनमें भैया क्रॉस कराया जाए, ठीक, यानी इनमें हम क्रॉस कराते हैं बच्चों, तो हमको पता है कि जो पीढ़ी F1 होगी, F1 जो पीढ़ी होगी भैया, F1 पीढ़ी में सभी संतानें क्या होंगी? तो इसमें भैया सभी संतानें संकर लंबे होंगे, यानी सभी जो पौधे हैं वो संकर बौने होंगे, ठीक। ये इतना तो अभी आपने देखा। बट अगर इसी में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया जाए, ठीक है, किसमें? इसी में, यानी इन्हीं में, यानी जो संकर लंबे हैं तो लंबे बौने दोनों हैं, इन्हीं में अगर हम स्वपरागण करा दें तो अब की बार बच्चों 3 तरह की संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर हम फिर से क्या कर दें? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी इन्हीं में स्वपरागण करा दें। जब हम स्वपरागण करा देते हैं तो अब की बार ध्यान देना बच्चों, क्या हो जाएंगे? तो यहां पर सभी आ जाएंगे शुद्ध लंबे हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पर संकर लंबे हो जाएंगे, ठीक, और साथ ही शुद्ध बौने। तो आप देख रहे हैं कि जो युग्मकों की शुद्धता है वो बनी हुई है ना। तो भैया यहाँ शुद्ध लंबे थे तो वो लक्षण भी दिखाई पड़ रहे हैं, बौने थे वो भी लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, और संकर लंबे थे वो भी हैं। तो कहने का मतलब कि सारे के जो सारे लक्षण हैं युग्मकों की शुद्धता बनी हुई है, ठीक है। और इनका रेशियो अगर कभी कभार पूछ लेता है, तो रेशियो अगर पूछ ले बच्चों तो 1:2:1 के अनुपात में होते हैं, ठीक है। यानी इनमें शुद्ध लंबे, संकर लंबे, शुद्ध बौने सभी क्या आ जाएंगे, ठीक है। ये शायद 2 नहीं दिख रहा है तो याद रखना यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो 1:2:1, इधर भी ये कटा हुआ है, क्या हुआ? ये तो पूरा कट गया, ठीक। ये शुद्ध बौना है, ठीक है ना, शुद्ध बौने हैं भैया। और इसमें जो रेशियो था वो कितना था? इसमें भी जो रेशियो था 1 था, ठीक है। तो ये 1:2:1 का अनुपात हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए बच्चों इसको भी जल्दी से छाप लीजिए भैया। हो गया ना बच्चों? तो याद रखना कि भैया क्या हो जाएगा कि F1 पीढ़ी में संकर और F2 पीढ़ी भी लिख दिया, अब यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये क्या है? F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी, ठीक। तो यही इसलिए कह रहा है ना, वही चीज है कि अप्रभावी लक्षण, देखिए इसमें ये अप्रभावी है, अप्रभावी लक्षण भले ही संकर में रहेगा बच्चों, लेकिन ये अपने लक्षण को विकसित नहीं करता है। लेकिन ये जब क्या करता है, जब ये फिर से अप्रभावी लक्षण का जीन, यानी इसका जो जीन होता है प्रभावी लक्षण के जीन से जब अलग हो जाएगा, यानी फिर से जब ये अलग होगा तो फटाक से देख सकते हैं कि ये बौना वाला फिर से अपने लक्षण प्रकट कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक भैया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक। ये तो बड़ा ही, बहुत सारे बच्चों को बड़ा ही डिफिकल्ट सा टॉपिक लगता है, बट डोंट वरी, मोनू सर हैं तो टेंशन नको, है ना।
देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या बोलता है, बड़ा ही सिंपल सा नियम है, ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। इसको चेकर्स बोर्ड वगैरह देता है बनाने का, पूरा ग्राफ देता है, बट डोंट वरी, कुछ नहीं करना, एकदम सरल बताएंगे। अब ये नियम कहता क्या है, बड़ा ही सिंपल सा ये भी है बच्चों, थोड़ा इसका ग्राफ बच्चों को कठिन लगता है, बट हम आसानी से समझाएंगे, एक आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी लक्षण के कारक युग्म में से, यानी जो जीन युग्म होता है उसमें से कारकों का यानी जीन का जो चयन होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें क्या है, जब द्विसंकर, क्योंकि इसमें क्या होता है एक साथ एक से अधिक लक्षणों का चयन करते हैं और उसके बीच में क्रॉस कराया जाता है, इसीलिए भैया ये द्विसंकर होता है, ठीक। द्विसंकर क्रॉस में जब मटर के पौधों के लिए मेंडल ने दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया तो F1 पीढ़ी में सभी बीज दोनों लक्षणों के लिए प्रभावी थे, यानी संकर थे, ठीक है। किंतु F2 पीढ़ी के लिए F1 के पौधे का जब स्वपरागण किया गया तो इनका रेशियो 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, ठीक है। अर्थात F2 पीढ़ी के लिए जो युग्मक मिले उनका अपव्यूहन था, यानी उनका जो मतलब प्रदर्शन था वो क्या था, एकदम स्वतंत्र रूप से था, ठीक है। ये होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऐसे चाहे थोड़ा अजीब लगा हो, बट इसको हम थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे इन्होंने एक साथ दो लक्षणों के बारे में सोचा तो हम लिख लेते हैं भैया दो लक्षण, ठीक। एक तो यहां पे गोल व पीला, ठीक है, गोल व पीला ले लिया, और दूसरा भैया ले लिया कि हरा व झुर्रीदार, हरा व झुर्रीदार ले लिया बबुआ, ठीक। गोल व पीला ले लिया और हरा व झुर्रीदार। अब गोल पीला देखिए कैपिटल आर है तो यानी गोल को दर्शा रहा है, पीला है तो कैपिटल वाई, क्योंकि प्रभावी को हमने बताया हमेशा कैपिटल से दर्शाते हैं। इसी तरह से इसमें हरा है तो भैया इसी का अपोजिट यानी अप्रभावी है तो ये दोनों स्मॉल आर हो जाएंगे और स्मॉल वाई हो जाएंगे, ठीक। जब इनमें क्या किया गया, जब इनमें कराया गया भैया क्या चीज, क्रॉस, ठीक, क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में, जो F1 पीढ़ी में संतानें उत्पन्न हुई, याद रखना भैया F1 पीढ़ी में संतानें हुई वो कैसी होंगी, तो भैया वो क्या होंगे कि गोल व पीले, यानी संकर में केवल प्रभावी वाला रहेगा कि गोल व पीले, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि संकर में रहेंगे, संकर गोल व पीले, ठीक, सभी संतानें होंगी, ठीक है। भले ही इसका लक्षण रहेगा बच्चों, लेकिन ये क्या रहेगा, हमने बताया ना कि इसके लक्षण विकसित नहीं हो पाएंगे, यानी इसके गुण दब जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें का एक रहेगा कैपिटल आर, यहाँ का भी रहेगा एक, इसका रहेगा कैपिटल वाई, इसका भी एक रहेगा वाई। तो ये लक्षण तो रहेगा लेकिन सभी संतानें गोल व पीले बीज वाले होंगे, ठीक है ना, गोल व पीले बीज वाले होंगे। अब इन्हीं में अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, यानी फिर से इन्हीं में बच्चों स्वपरागण हो जाए भैया, तो अब की बार ध्यान समझना, इसमें क्या हो जा रहा है, स्वपरागण, ठीक, इनमें स्वपरागण करा दें तो अब की बार जो संतानें हैं वो कह रहा है कि 9:3:3:1 के अनुपात में होंगी, यानी इनमें सभी होंगे। सबसे पहला जैसे अगर हम निकालेंगे, एक मिनट, हैं भैया नहीं तो आएगा नहीं, ठीक। अब देखिए इनमें जो संतानें होंगी वो संतानें कैसी होंगी भैया, सबसे पहले वो होंगी गोल व पीला, ठीक, गोल व पीला सबसे ज्यादा क्योंकि ये प्रभावी है। इसी तरह से भैया क्या हो जाएगा, फिर आएगा गोल व हरा भी आएगा, ठीक, गोल देखिए गोल पीला आएगा, गोल व हरा भी आएगा। इसी तरह से झुर्रीदार व पीला आएगा, झुर्रीदार और पीला आएगा, ठीक है ना, झुर्रीदार व पीला। इसी तरह से आपका झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार व हरा।
ये इतने प्रकार के मतलब इतने लक्षण वाले पौधे होंगे। अब इनका जब देखेंगे तो भैया ये 9 के अनुपात में रहेंगे, ये 3 के अनुपात में रहेगा बच्चों, ये भी 3 के अनुपात में रहेगा और ये 1 के अनुपात में रहेगा। याद रखना, वैसे अगर ध्यान दो इनका अनुपात पूछ ले बच्चों तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक, ये रेशियो याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बहुविकल्पी में भी। ठीक, कि अगर हम क्या करते हैं द्विसंकर कराते हैं, यानी दो एक से अधिक लक्षणों का कराते हैं, जैसे गोल व पीले बीज वाले का संकरण हरे व झुर्रीदार वाले बीज से हो जाए बच्चों, तो F1 पीढ़ी में संकर गोल व पीले बीज वाले होंगे। जब इन्हीं का सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो F2 पीढ़ी में, F2 जो पीढ़ी है तो F2 पीढ़ी में भैया आपका गोल व पीले बीज वाले, ठीक, गोल व हरे बीज वाले, झुर्रीदार व पीले बीज वाले, झुर्रीदार व हरे बीज वाले किस अनुपात में निकलेंगे? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में। ठीक, आई बात समझ में? तो इस तरह से बस बना देना है पूरा, बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है। ये हो जाता है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए भैया। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों वो देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मेंडलवाद के अपवाद। ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, अपवाद वाला भी हर साल। यूं मान के चले जो अभी हम देखेंगे, एक अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा सह प्रभाविता, तीसरा बहुप्रभाविता, तीन के तीनों ऐसे टॉपिक है। यूं समझना हर साल बोर्ड एग्जाम में कोई 2 सेट में आता है, कोई 1 सेट में आएगा, कोई 3 में आएगा। यानी भैया ये ऐसे नहीं कि खाली जाए, इनका वार खाली नहीं जाता है। ठीक है, तो भैया आपका भी वार खाली ना जाए, पेपर में आपको भी जमकर फोड़ना है, इसलिए चलिए इसको समझते हैं। देखिए जैसा कि वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता। अभी तक हमने क्या देखिए, ये अपवाद में इसलिए कहा गया है कि ये मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये अपनी मनमानी कर देते हैं। भैया मेंडल ने ये बताया कि अगर 2 विपरीत प्रकार के लक्षण वाले पौधों का संकरण कराया जाए तो एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को दबा देता है। ठीक, जो दबा देता है लक्षण को वही प्रभावी हो जाता है, और जो लक्षण अपने नहीं दिखा पाता, नहीं प्रकट कर पाता, यानी जिसका लक्षण जो होता है वो दब जाता है गुण, वो अप्रभावी होता है। बट अब की बार है अपूर्ण प्रभाविता, यानी जब 2 विपरीत प्रकार के लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाए तो इनमें कोई भी लक्षण पूरी तरह से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर के कोई बीच वाला लक्षण प्रकट हो जाए, तो ये होता है अपूर्ण प्रभाविता। मतलब पूरी तरह से प्रभावी ना होने पाए, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, जब 2 विपरीत प्रकार के लक्षणों में क्या होता है रसगुल्लों, क्रॉस कराया जाए तो एक लक्षण दूसरे वाले लक्षण के ऊपर पूरी तरह से हावी ना होने पाए, यानी पूरी तरह से उसको प्रभावित ना कर सके, तो वो होता है अपूर्ण प्रभावित। तो समझ में आ गया कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बट उससे पहले परिभाषा लिख लेते हैं भैया। कैसे लिखेंगे बच्चों कि 2 विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराने पर यदि F1 पीढ़ी में कोई लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, ठीक, यानी प्रभावी हो लेकिन अपूर्ण रूप से, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो उसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है, जैसे एक गुला बांस, मिराबिलिस जलापा या गुला बांस कह लें, ठीक, गुला बांस का पौधा, एक गुला बांस का एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया गया कि इसके लाल पुष्प वाले पौधे का, ठीक, किसमें भैया, लाल पुष्प, तो लाल पुष्प वाले पौधे का क्या कराया गया, एक सफेद पुष्प वाले पौधे से संकरण कराया गया, सफेद पुष्प वाले पौधे से इसका क्रॉस कराया गया। याद रखना, ठीक है। तो भैया ये लाल है तो यहाँ पे कैपिटल में RR लिखेंगे, ये है स्मॉल RR लिखेंगे, ऐसा नहीं कि Y लिखेंगे, क्योंकि जो क्या होता है विपरीत वाला होता है, जस्ट उसी का ये अपोजिट क्या होता है, छोटे लेटर में हो जाता है। इनके बीच में भैया जब क्या कराया गया रसगुल्लों, क्रॉस कराया गया। जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में, ठीक, जैसे कि भैया F1 पीढ़ी में क्या होना चाहिए था, तो सभी संतानें संकर
होते, यानी हाइब्रिड होती और सभी संतानें लाल पुष्प वाली होती। बट ऐसा ना हो करके यहाँ पर क्या हो जाए भैया कि गुलाबी रंग वाला कोई फूल आ जाए। कैसा कि गुलाबी, ठीक है, यानी गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हो जाएं, ठीक है, यानी इनके लक्षण आएगा तो जरूर यहाँ पर इनके भी रहेगा। बट यहाँ पर देखिए भाई होना चाहिए था सभी को लाल रंग का, क्यों? क्योंकि ये प्रभावी है, ये अप्रभावी होता है, ठीक है ना। तो भैया होना चाहिए था लाल, बट हो गया गुलाबी, तो यहाँ पर झोल हो गया, ना तो पूरी तरह से लाल हो पाया, ठीक है, ना तो इसका लक्षण आने पाया, वो एक बीच वाला लाल और सफेद के बीच वाला एक गुलाबी रंग का लक्षण आ गया। तो यही होता है अपूर्ण प्रभाविता। बट इसमें भी वही चीज होता है भैया, अब जब फिर से हम सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, यानी इसी में बच्चों हम क्या करा दें, स्वपरागण, इसी में भैया हम क्या करा देते हैं जैसे सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब की बार जो F2 पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी में सारे लक्षण फिर से दिखाई देंगे। स्वपरागण, स्वपरागण किस में कराएंगे, यही गुलाबी पुष्प वाले पौधे में ही स्वपरागण जब करा देंगे, तब अब की बार यहां पर भैया देखिए लाल पुष्प वाले पौधे भी आ जाएंगे, ठीक है, गुलाबी वाले भी आ जाएंगे और साथ में बच्चों सफेद वाले भी आ जाएंगे। तो अब की बार सभी लक्षण आ जाएंगे। अब इनका रेशियो देखें बच्चों तो ये 1 के अनुपात में होगा भैया, ठीक है, और ये क्या होगा 2 के अनुपात में होगा, और ये भी 1 के रेशियो में यानी 1 के अनुपात में होगा। तो इनका अनुपात भी अगर पूछ लिया जाए, ठीक, F2 पीढ़ी में तो 1:2:1 पूछता है, कभी कभार पूछ ले कि भैया अपूर्ण प्रभाविता के लिए F2 पीढ़ी की संतानों में क्या अनुपात होता है, तो याद रखना बच्चों, ठीक है ना। चलिए चलिए भैया इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। हो गया प्यारे रसगुल्लों। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है भैया सह प्रभाविता। देखिए सह प्रभाविता, नाम है कि सह प्रभाविता, सह का मतलब क्या होता है, साथ साथ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि सह प्रभाविता में जब दो जनक होते हैं, ध्यान देना, दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाएं, यानी क्या होता है कि दो विपरीत लक्षणों के बीच में करास हो, लेकिन दोनों के लक्षण क्या हो जाएं भैया, दोनों के लक्षण क्या हैं, समान रूप से उसमें F1 पीढ़ी के संतान में पहुंच जाएं, तब वो क्या होता है, सह प्रभाविता। क्या होता है, सह प्रभाविता। जैसे यहां पर ध्यान समझना इसको एग्जाम्पल के थ्रू, भाई परिभाषा तो हो गई कि सह प्रभाविता क्या होता है कि जब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट हो, यानी साथ साथ दोनों के उतने ही लक्षण, हमने बताया ना कि दोनों के लक्षण F1 पीढ़ी के संतान में पहुंच जाते हैं, तो होता है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता की बात करें, जैसे कोई हम जीव ले लेते हैं लाइक दैट, जैसे कोई गाय हो गई या बकरी हो गई, कुछ भी, तो कोई हम लाल रंग का कोई पशु है, मान लेते हैं कि लाल रंग का कोई भी पशु है और कोई सफेद रंग वाला पशु है, ठीक, सफेद रंग का कोई पशु है, तो जब लाल और सफेद के बीच में हो जाता है क्रॉस, ठीक है, ध्यान से समझना भैया, इनके बीच में जब क्रॉस हो जाए, ठीक, तो F1 पीढ़ी में, बाकी उसको लिखना चाहेंगे तो वही होगा भैया, ये तो RR ही होगा, एक पौधे की ही तरह लिखेंगे इसको भी, और ये स्मॉल RR होगा। तो इनके बीच जब हम क्रॉस करा देते हैं, यूं कह ले कि मतलब निषेचन होता है भैया, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाए, F1 पीढ़ी में एक, देखिए अब दोनों के लक्षण भैया, लाल के भी आएगा सफेद, तो एक जो नई प्रजाति बन जाएगी, जब दोनों के लक्षण बराबर आएंगे तो यहां पे चितकबरा, ठीक है ना, कैसा, चितकबरा। अब चितकबरा तो समझ रहे हैं ना किसको कहते हैं, किसको कहते हैं चितकबरा, भाई चिट्टी जिसके पड़े रहते हैं, कहीं कहीं लाल ठप्पा है, सफेद ठप्पा है, लाल ठप्पा है, सफेद ठप्पा, गाय वगैरह में देखा होगा आपने। तो ये चितकबरा कोई लक्षण आ जाए, ठीक, कौन सी पीढ़ी में भैया, तो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में आ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर F1 पीढ़ी में चितकबरा आ गया, ठीक, तो यही तो कहलाता है सह प्रभाविता, यानी दोनों लक्षण साथ साथ इसमें क्या हो जाते हैं, प्रभावी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल अगर जैसे कभी कभार अगर पूछ लेता है, जैसे मनुष्य में रुधिर की वंशागति होती है, मनुष्य में
रुधिर की वंशागति, कौन सी? रुधिर की वंशागति, ठीक है। तो रुधिर की वंशागति जो होती है भैया, उसमें भी तो यही तो होता है ना, यही तो होता है। जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, यानी जो संतानें होती हैं उनमें समान रूप से पहुंचता है, खास तौर पे जो है AB हो गया। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझ में आ गया? ये हो जाता है सह प्रभाविता, ठीक है। तो सह प्रभाविता में बस कुछ नहीं, याद रखना, फिर से बोल दे रहे, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, दिमाग से कंफ्यूजन निकालना रसगुल्लों, कि जब क्या हो जाता है, ये जनक है भैया, जब जनक के लक्षण समान रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाएं तो होता है सह प्रभाविता। जैसे लाल रंग का कोई पशु है, सफेद रंग वाला है बच्चों, ठीक है, तो मैं इनमें जो संतान पैदा हुई वो चितकबरी रंग की हो गई, तो दोनों के लक्षण ही आ रहे हैं। इसी तरह से रुधिर की वंशागति। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है कि बहुप्रभाविता। अब देखिए बहुप्रभाविता क्या, देखिए भैया, एक तो अपूर्ण प्रभाविता आया, उसमें अपूर्ण रूप से प्रभावित था। दूसरा आया सह प्रभाविता, जिसमें साथ साथ प्रभावित थे। अब आ रहा है बहुप्रभाविता। देखिए बहुप्रभाविता क्या होता है कि जब किसी भी लक्षण को, यानी एक या एक से अधिक लक्षणों को कंट्रोल करने वाला कोई एक ही जीन हो, ठीक है, कोई एक ही जीन हो जाए, ठीक है, वो एक से अधिक लक्षणों को क्या करता है भैया, कंट्रोल करता है, यानी उनका नियमन व नियंत्रण करता है, तब ये प्रक्रिया होती है बहुप्रभाविता। नाम ही है बहु, बहु का मतलब बहुत, ठीक। तो परिभाषा लिख सकते हैं बच्चों हम कि जब कोई जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित अथवा नियंत्रित करता है तो कहलाता है बहुप्रभाविता। अभी हमने वही बताया, ठीक है। जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, यानी एनीमिया में, ठीक, अगर हम बात कर ले, जो एनीमिया होता है भैया, एनीमिया, एनीमिया अगर हम बीमारी में बात कर लें तो एनीमिया में एक ही जीन बहुत सारे लक्षणों का, अब इसमें जैसे बहुत सारे लक्षणों का क्या करता है, नियमन करता है। लाइक दैट, पहला होता है इसमें जो रुधिराणु होते हैं, यानी इसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं रसगुल्लों, याद रखना, वो उनका क्या होता है, आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, परिवर्तित हो जाती हैं। इसके साथ ही हम बात कर लें, जैसे अगर हम बात करें मनुष्य में दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है, तो दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया, तो यहाँ पे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर वगैरह भी हाई हो जाता है। रक्तचाप के अलावा मतलब और भी ऐसे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ गिने चुने आप इतना याद रखना, और साथ में याद नहीं आ रहा है भैया, और भी लक्षण होते हैं। एक मिनट, क्या है, क्वालिटी कुछ लो हो रही है क्या बबुआ? चलिए देखिए भैया, ये सारे के सारे लक्षण आप याद रखना। ये लक्षण क्या होते हैं, अगर हम देखें तो एनीमिया में, आपके एनीमिया में अगर हम देख लें तो यहाँ पर ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, इनको सब नियंत्रित, मतलब इनको प्रदर्शित करने वाला या फिर इनका, ठीक है, एक ही वो होता है, एक ही जीन के द्वारा ये सारे लक्षण होते हैं। इसी तरह से जैसे कोई पौधों में अगर हम बात कर लें, कोई भी एक पौधा है, किसी पौधे में जैसे कोई एक ही जीन क्या है, जैसे भैया पत्ती के रंग हो गया, ठीक, पत्ती का रंग हो गया, पत्तियों के रंग में जैसे चितकबरा वगैरह हो जाता है। दूसरा फली का रंग हो गया, ठीक है, फली का रंग हो गया। और उसके अलावा जो भी तना होता है तो उसके बारे मतलब उसमें तो जो भी परिवर्तन आते हैं उन सबको को केवल कोई एक ही जीन क्या करे भैया, कोई एक ही जीन कंट्रोल करता है। जैसे इसमें था तो यही क्या हो जाता है, बहु प्रभाविता। क्या होता है भैया, बहु प्रभाविता हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। समझ में आ गया कि भैया बहुप्रभाविता क्या है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, या फिर कभी कभार केवल इतना पूछ लेता है कि लिंग निर्धारण किसे कहा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। देखिए बच्चों, लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होता है कि ये भाई पता लग जाए कि सामने वाला प्राणी नर है कि फिर
मादा है। ये प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाती है। अब लिंग निर्धारण में इसमें कुछ प्रमुख में एक मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है और आपका दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और है मधुमक्खी में, पक्षी में भी होता है, ठीक है ना, उसको भी पूछा जाता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक, बड़ा ही आसान तरीके से लिखा है बच्चों। देखिए मनुष्य में बात करें भैया तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ये सबको पता है। अब 46 में हमको मालूम है बच्चों कि 46 गुणसूत्र में 46 कह लें या 23 जोड़ा कह लें, एक ही बात है ना। 46 गुणसूत्र में बच्चों 22 जोड़ा या फिर हम कह लें 44 जो होते हैं ये कायिक होते हैं, कायिक या दैहिक, यानी जो शरीर की स्ट्रक्चर को, शरीर की संरचना को बनाते हैं, और ये स्त्री व पुरुष में बराबर होते हैं, समजात होते हैं, दोनों में समान होते हैं। ठीक, तो ये कायिक या दैहिक वाले होते हैं। बट इसी 46 में अब एक जोड़ी कह लें, एक जोड़ी कह लें बच्चों, या तो हम 2 गुणसूत्र कह लें। ठीक, ये जो होते हैं यही पूरा का पूरा क्या करते हैं भैया, लिंग का परिवर्तन कर देते हैं। यानी यही जो 2 गुणसूत्र होते हैं ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, और ये पुरुष में 2 अलग अलग होते हैं और महिलाओं में दोनों समान होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर वही चीज है कि भैया 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला बता दिया ना भैया, कायिक या दैहिक गुणसूत्र, जो कितना होता है बच्चों 44 कह लें या फिर कह लें 22 जोड़ी। लिंग गुणसूत्र क्या होता है, केवल संख्या में 2 होते हैं या फिर 1 जोड़ी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं, जिन्हें कायिक या फिर दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, जबकि 1 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो मादा में क्या होता है XX होता है, यानी महिलाओं में दोनों समान हो जाता है बच्चों, जबकि पुरुषों में एक X होता है दूसरा Y होता है। और जब युग्मक जनन होता है तो युग्मक जनन का मतलब यूं समझ ले, हम पढ़े ना अंडाणु जनन शुक्राणु जनन पिछले चैप्टर में, ठीक है, इस दूसरे वाले में, तो भैया वहां पर क्या होता है युग्मक जनन, यानी जब शुक्राणु या अंडाणु रिलीज होते हैं तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें स्त्री में बने दोनों युग्मक यानी अंड जो होते हैं, डिंब होते हैं, 22 + X ही होते हैं। ठीक है, इतना गुणसूत्र। जबकि पुरुष में बच्चों एक 22 + X होता है तो दूसरा 22 + Y होता है। अब यहां से समझना आसान हो जाएगा बच्चों कि जब 22 + X वाला, ठीक है, पुरुष के 22 + X वाले से मिल जाएगा तब 44 + XX हो जाएगा, मतलब लड़की का जन्म होगा। और जब पुरुष का X + Y वाला लड़की के X + Y से, मतलब स्त्री के X + Y से कि जब पुरुष का X + Y वाला स्त्री के X से हो जाएगा, तब हो जाएगा लड़के का जन्म, क्योंकि X और Y मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो वही चीज हमने लिखा है कि निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है तो 44 + XX हो जाएगा। जाहिर सी बात है भैया, ठीक है, क्योंकि इसका पुरुष का 22 + X और महिला के तो दोनों यही होते हैं 22 + X, मिलेगा 44 + X। किसका जन्म होता है, लड़की का जन्म हो जाएगा। और जब क्या होता है भैया, फिर वही बताया कि पुरुष का X + Y और महिला के X + X से जुड़ेगा तो 44 + XY हो जाएगा, यानी लड़के का जन्म होगा। हम यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार लिंग का जो निर्धारण होता है वो शुक्राणु से होता है। या फिर बहुविकल्पी में पूछता है बच्चों कि जो संतान का के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, बहुविकल्पी में पूछ लेता है भैया, दे देगा पिता के माता के, तो याद रखना पिता के गुणसूत्र से। वो इसलिए क्योंकि भैया महिलाओं में तो दोनों समान होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी यहाँ से कभी कभार बनता है कि भाई भारत में ऐसा होता है कि पुत्री को जन्म देने का दोषी महिलाओं को ही क्यों माना जाता है। अगर बार बार पुत्री का जैसे जन्म हो रहा है तो ये मान लेते हैं एक दोस्ती है कि इनकी कोख ही खराब है, लड़की ही पैदा हो रही है। बट ये तो अनपढ़ और गंवार लोग ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं भैया। वो अकेले की भागीदार थोड़ी ना है कि पुरुष का पूरा सहयोग है। भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पुरुष का मतलब जो ये शुक्राणु होता है, शुक्राणु ही लिंग का निर्धारण करता है। तो हम यूं कह लें कि लिंग निर्धारण में अहम रोल पिता का होता है भैया, पिता का ही, क्योंकि माता के अगर हम बात कर लें तो दोनों तो समान होते हैं। जब पुरुष का 22 + X मिलेगा तभी तो लड़की पैदा होगी, और पुरुष का X + Y इससे मिल जाएगा तो लड़के का जन्म होगा। तो यूं कह लेना कि पिता के गुणसूत्र से ये सब मैटर हो रहा है ना। तो ये हो जाता है भैया आपका लिंग निर्धारण
क्या है और पुरुषों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए बच्चों इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है लिंग निर्धारण में, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक, देखिए बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई हमारा कंटेंट सबसे अलग होता है। ठीक है, याद रखना पूरे नंबर मिलेंगे श्योर है, तो सरल से सरल तरीके से लिखते हैं। यही कारण है कि हमको थोड़ा वक्त लग जाता है वन शॉट लाने के लिए, क्योंकि बच्चों सब चीज़ खुद से अपने से अच्छे तरीके से मैनेज करके लिखना, तैयार करना आपको लगता है कि बड़ा आसान है बच्चों, क्योंकि खुद अकेले सब कुछ करते हैं। आप भी आपके सामने खड़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, भी मैथ तो नहीं चल रही बट बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी हो गया, सब मैनेज कर रहे हैं और सब रेगुलर वीडियो भी ला रहे हैं बच्चों, सबकी वन शॉट धीरे धीरे चल रही है भैया। और इसके अलावा पूरा वीडियो एडिटिंग करना, पूरा का पूरा टॉपिक जो होता है कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा कठिन तो कंटेंट तैयार करना। जिस समय आप सो रहे होते हैं ना, सुबह के 3:30 बजे उठ करके हम कंटेंट तैयार करते हैं 3-3, 4-4 घंटे, तब जाकर ऐसी वन शॉट आती है। और कुछ बच्चों को लगता है अरे ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए फालतू का बकवास कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्या मानसिकता है ऐसी, क्यों बातें बोलते हैं भाई, आज तक हमारे समझ में नहीं आता। बट अगर इतनी ज़्यादा भूख होती पैसे की तो भैया हम भी कोर्स 4-5 हज़ार का कोर्स लॉन्च करके बैठ गए होते हैं, कोई ऐप वगैरह चालू कर दिए होते हैं। बट आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक, हमेशा से हमारी कोशिश थी कि गरीब से गरीब बच्चों को हम पढ़ा सकें। बाकी जब अपनी टीम होगी, आगे कुछ सोचेंगे तो तब सोचेंगे कि भैया हमको पेड कोर्स चलाना है, फिर भी यही कोशिश होगी 200-400 रुपये फीस रखो, ज़्यादा नहीं, ताकि हर एक गरीब स्टूडेंट पढ़ सके। तो इसलिए याद रखना कभी ऐसा फालतू का उल्टा सीधा कमेंट ना किया करो। आप लोग बड़ा दिल से बताएं बच्चों, बड़ा ही भाई एक अंदर से हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई ये बोलता है कि फालतू का बकवास कर रहे हैं, सब पैसे के भूखे हैं। अरे पैसा भाई किसको नहीं चाहिए, स्वार्थ के पीछे दुनिया है। जब तक आप अभी पढ़ रहे हो ना, तब तक आपको लगता है कि राजा हैं। जब तक कोई स्टूडेंट बाप के पैसे से पढ़ रहा होता है, तब तक तो भाई हवाई जहाज़ खरीदने का भी औकात रखता है। उसका सपना तब तक ये होता है कि मैं हवाई जहाज़ भी खरीद सकता हूँ। जिस दिन आप खुद से 1 रुपये कमा कर लाओगे ना, उस दिन औकात आपको आपकी मालूम चल जाएगी कि भैया आप क्या चीज़ हो, पैसा कमाना कितना आसान है या फिर कितना कठिन है, खुद जान जाओगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना, ठीक, जब उस काबिल बनोगे ना तब अहमियत समझ में आएगी। आज आप ऐसा हो, कल के भैया आप बेरोजगार, ऐसे खुदा न खास्ता आप पढ़ाई ना करो, आप इधर उधर मटर गश्ती करो, दिन रात मौज मस्ती करो, जब बेरोजगार ऐसे पड़े रहोगे ना, तो गांव की छोड़िए घर में इज्जत नहीं होगी। ठीक है, सारे रिश्ते भी कहीं ना कहीं स्वार्थ पे टिके हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप कुछ कर रहे हैं, तो घर में भी इज्जत है, नहीं तो घर में भी आपकी इज्जत नहीं है। याद रखना भाई, बेरोजगार के लिए कोई भी नहीं है, बेरोजगार का कोई साथ नहीं देगा। कौन है, आपकी क्या अहमियत है, आपकी औकात क्या है, जीरो है। तो इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आते हैं टॉपिक पर, हम भी थोड़ा भटक जाते हैं, ज़्यादा कुछ बोल दें तो दिल से सॉरी, बुरा मत मानिएगा। चलिए भैया देखिए, मधुमक्खी में कह रहा है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो याद रखना रसगुल्लों, मधुमक्खियां में अगर हम बात करें तो मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, जिसमें पहला होता है रानी मधुमक्खी, अब नाम ही है तो रानी रहेंगी ही। दूसरा श्रमिक मधुमक्खी, तीसरा नर या फिर ड्रोन मधुमक्खी। देखिए रानी मधुमक्खी वो होती है जो भी मधुमक्खी पालन वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा उसमें, तो भैया सभी में जो डिब्बे रहते हैं उसमें एक मधुमक्खी होती है रानी। जो रानी होती है, रानी का काम क्या है भाई, पूरी प्रजा को संभालना, प्रजा की देख रेख करना, पूरा मैनेज करना, पूरा सिस्टम कंट्रोल करना। तो ये सिस्टम कंट्रोल करने का काम रानी मधुमक्खी का होता है। ठीक, श्रमिक क्या होते हैं, बस श्रमिक का मतलब ये मजदूर है, तो ये मेहनत करते हैं, बस मेहनत में लगे रहो, मेहनत में लगे रहो, दिन रात क्या है, बस कोल्हू के बैल की तरह लगे रहो। नर या ड्रोन मधुमक्खी, तो नाम ही है ड्रोन, ड्रोन का काम होता है निगरानी करना, तो ये निगरानी करता है किसकी, रानी की। ठीक है ना, तो याद रखना, ये समझ गए 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। अब इनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे इनका वंश आगे बढ़ता है। तो देखिए बच्चों, रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है, यानी जो जेली वगैरह होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पोषण जो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, शहद के अंदर,
तभी जाकर के रानी मधुमक्खी का जन्म होता है। बट अगर उसमें जेली वगैरह ये सब क्या है ना मतलब उपस्थित हो पाए, ठीक है, तब उसी से क्या हो जाता है, अन्य जो मधुमक्खी हो जाती है मतलब वो नर मधुमक्खी हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना भैया कि रानी मधुमक्खी का जो विकास होता है वो निषेचित अंडे से होता है, और श्रमिक मधुमक्खी भी निषेचित अंडे से ही पैदा होती है। लेकिन हमने बताया ना कि उस अंडे से कौन पैदा होता है जिसका निषेचन नहीं होता है, तो अनिषेचित अंडे से बच्चों नर मधुमक्खी का विकास होता है। वही चीज कि भैया नर मधुमक्खी का जो विकास है वो अनिषेचित अंडे से यानी बिना निषेचन के ही इसका निर्माण हो जाएगा, यानी इसका जन्म हो जाता है, ठीक है ना। तो रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ क्या है, संतान उत्पन्न करना। यानी जो रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी इनका काम होता है कि संतान उत्पन्न करना, ठीक है। और जबकि श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है भैया, इसका काम होता है फूलों से मधुरस यानी जो रस होते हैं फूलों के रस उनको इकट्ठा करना। और श्रमिक मधुमक्खी में क्या होता है, लैंगिक अंग जो होते हैं अविकसित होते हैं। भी लैंगिक श्रमिक में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं, यही कारण है कि रानी मधुमक्खी और जो नर मधुमक्खी होते हैं वो मिल करके क्या है, संतान उत्पन्न करते हैं। तो समझ में आ गया बस इतनी बात कि रानी मधुमक्खी का जन्म निषेचित अंडे से होता है, श्रमिक मधुमक्खी का जन्म भी निषेचित अंडे से होता है, ठीक है। लेकिन मतलब जबकि क्या है, जो नर या ड्रोन मधुमक्खी है इसका जो जन्म होता है भैया वो अनिषेचित अंडे यानी बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, अंडे से होता है। तो समझ में आ गया कि मधुमक्खी का लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए भैया इसको भी छाप लीजिए, हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखिए, अब इसमें एक और है पक्षी का लिंग निर्धारण। बट जब फिर से इसके अलावा जब हम 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले ऐसे लाएंगे तो बचे कुछ 1-2 जो टॉपिक और हैं उनको भी निपटा देंगे। ये मत सोचना कि हाँ ये छोड़ दिए हैं सर, परेशान मत रहना बच्चों, हम हैं आपके साथ। तो भैया बोर्ड एग्जाम तक जी जान से लगे हुए हैं, ठीक है ना। बोला ना कि जिस वक्त आप सो रहे होते उस समय तो हम PDF तैयार करते हैं, तो इतना समझ जाओ कि आपके लिए भाई क्या हम कितना कुछ सोचते हैं, ठीक। देखिए लिंग सहलग्न वंशागत क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कि लिंग सहलग्न लक्षण बोलता है या लिंग सहलग्न वंशागत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। देखिए बच्चों अभी तक तो अभी आपने देखा भैया कि मतलब कोई भी जैसे विकार उत्पन्न हो जाए, कोई ऐसा मतलब रोग या दोष उत्पन्न हो जाए, तो जो मतलब जनरली होता है कि हाँ जीवाणु जनित, विषाणु जनित या ऐसा कुछ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे लक्षण होते हैं, ठीक, जिनका संबंध सीधे सीधे जीन से होता है, ठीक, या फिर कह लें लिंग से होता है। और ये क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये मतलब वंशागत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले होते हैं। तो ऐसे लक्षण ही क्या कहलाते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की जो वंशागति है उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का जो नियमन करने वाले जो जीन होते हैं भैया वो लिंग गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न नाम से ही है, याद रखना बस, ठीक है। लिंग सहलग्न है यानी ये समझना कि ये जीन जो होते हैं लिंग गुणसूत्र पर ही होते हैं, तो इसीलिए इस लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण तथा इसकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। अब लिंग सहलग्न लक्षण बच्चों अगर पूछ लिया जाए, कभी कभार पूरा डिटेल्स में पूछता है कि कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना भैया ये लिंग सहलग्न लक्षण 3 प्रकार का होता है। पहला यक्ष सहलग्न लक्षण, यानी जब जीन क्या होता है एक्स गुणसूत्र पर जाकर के बैठ जाए तो एक्स सहलग्न लक्षण। इसके अंतर्गत जैसे आपका अभी हम देखेंगे वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता, तो इसके अंतर्गत भैया वही आता है कि वर्णांधता, ठीक। और एक जैसे हीमोफीलिया, ठीक, ये चीज। और वाई सहलग्न में जैसे होता है कर्ण पल्लव पर बालों का उगना, ये यानी इनके जीन जो होते हैं वाई गुणसूत्र पर होते हैं, ठीक, वाई गुणसूत्र पर। तो याद रखना ये वाई सहलग्न। एक्स वाई जन एक्स और वाई दोनों पर उपस्थित हो जाएं तो एक्स वाई सहलग्न। जैसे होता है यहाँ पे हृदय रोग, ठीक, हृदय रोग वगैरह होता है तो ये क्या हो जाता है, ठीक, तो एक्स वाई सहलग्न होता है। तो समझ में आ गया। हालांकि इतना डिटेल्स में नहीं जाना है बट हम समझा दिए हैं भैया 3 प्रकार का होता है,
बट इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका है वही चीज कि वर्णांधता। डायरेक्टली पूछेगा कि लिंग सहलग्न वंशागत क्या है और उदाहरण सहित समझाना है, तो उदाहरण में आपका यही दो पूरा डिटेल्स में समझाना होगा बच्चों। तो चलिए इसको देखते हैं, बट उससे पहले भैया ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। हो गया। चलिए अब देखते हैं भैया कि वह पहला है वर्णांधता क्या है। बोल देगा कि वर्णांधता क्या है और वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता भैया। ठीक है, क्यों नहीं बनाते हैं बताइएगा। ठीक, इसका कारण क्या है। देखिए बच्चों, वर्णांधता नाम ही है, वर्ड यानी रंग, कलर, अंधता का मतलब अंध। ठीक, वर्णांधता एक एक्स सहलग्न लक्षण होता है, अर्थात इस रोग का जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, और एक्स गुणसूत्र पर बैठ जाता है तो फिर इससे होता क्या है कि व्यक्ति कुछ विशेष रंगों लाइक दैट, जैसे लाल हो गया और हरा हो गया, उसमें कोई अंतर ही नहीं बता पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको लाल हरा अंधापन भी इस बीमारी को कहा जाता है भैया। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर या फिर सिग्नल पर मतलब नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वही वाला सीन हो जाएगा कि भैया दोनों जवानी की मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, बस एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो याद रखना क्या होगा भाई, पता ही नहीं चलेगा, जो गार्ड खड़ा है उसको मालूम ही नहीं हो पाएगा कि भैया सिग्नल मतलब जो या तो ट्रेन क्या कहते हैं, गार्ड बात कर रहे हैं, जो रेलवे के ड्राइवर हैं या ट्रेन के ड्राइवर हैं, उनको सामने पता ही नहीं चलेगा कि जो गार्ड खड़ा है वो लाल झंडी दिखा रहा है कि हरी झंडी दिखा रहा है। सिग्नल का ही नहीं पता होगा तो सिग्नल टूट जाएगा, तो फिर ट्रेन छूट जाएगी भैया। तो याद रखना वही चीज है। तो लिखेंगे बच्चों, वर्णांधता एक एक्स सहलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। इसमें रोग जो कारक होता है, ठीक है, रोग कारक जो जीन होता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इसमें व्यक्ति हमने बताया ना कि जैसे लाल व हरा हो गया, इसमें अंतर नहीं बता पाता है। ठीक, कोई अंतर नहीं, भेद नहीं बता पाएगा। इसी कारण वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रमुख रूप से लाल व हरे रंग में ही विभेद नहीं बता पाते हैं वो। ठीक है, और कभी कभार एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, याद रखना ये क्वेश्चन एक और बनता है कि यदि किसी सामान्य ठीक पुरुष का विवाह, सॉरी मतलब एक ऐसे जैसे वर्णांध पुरुष का विवाह, एक वर्णांध पुरुष का विवाह, पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से हो जाए, सामान्य स्त्री से हो जाए, तो बोलता है कि भैया इनकी जो संतान होंगी उनकी संतानें कैसे होंगी। ठीक, बहुत ज्यादा पूछता है कभी, मतलब बहुत ज्यादा का मतलब ये है कि जनरली क्या है, कभी कभार बहुविकल्पी में आ जाता है, नहीं तो मतलब ऐसा है कि कभी कभार पूछता है। ठीक, नहीं तो पूरा ऐसे ही डायरेक्टली पूछेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कहीं पे दिखे जाए कि एक जैसे वर्णांध पुरुष का विवाह, ठीक है, एक सामान्य नेत्र वाली स्त्री से हो जाए तो संतानों में क्या होगा, तो याद रखना संतानें उनकी 50% मतलब जो पुत्री होंगी वो वाहक होंगी और 50% सामान्य दृष्टि वाले होंगे। याद रखना बच्चों, जो पुत्र होंगे दृष्टि सामान्य दृष्टि और ये वाहक मतलब पुत्रियां होंगी 50%। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कि वर्णांधता क्या होता है। ठीक, बाकी ये सब चीज़ आप नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एक एग्जाम्पल समझा देना है ये चीज़। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का सेम लॉजिक, अगर यहीं इसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक मतलब हीमोफीलिक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से हो जाए तब संतानें कैसी होंगी, तो सेम उसी तरीके का इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो वही है, एक्स सहलग्न वाला रोग है। अब देखिए हीमोफीलिया क्या है, इसे ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया होता क्या है, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, ये भी बच्चों एक्स सहलग्न रोग है। जनरली देखा होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाए तो 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। बट जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही ना, या तो बनने में बहुत टाइम लग जाए, यानी 20 से 22 घंटे 24 घंटे तक का वक्त लग जाए, तो इस बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया। ठीक है ना,
हीमोफीलिया कहा जाता है। अब भाई जब अगर ऐसा होगा, रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड शरीर से बाहर बह जाएगा, ठीक है, और इसके कारण रोगी की मौत हो सकती है। यही कारण है कि ज़्यादा रक्तस्राव होने लगता है, यही कारण है इस बीमारी को मतलब ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रक्त का बहना बंद ही नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो लिखेंगे, अगर लिखना हो भैया, लिखना हो कैसे लिखेंगे कि देखिए सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, हमने बताया कि 10 से 15 मिनट में भैया रक्त क्या होता है, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग होने लगता है, अर्थात रक्त का थक्का बनने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का जमता ही नहीं है या बहुत देरी से जमता है, तो इस विकार को ही हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें चोट लगने के बाद निरंतर रुधिर का स्राव होता है, यानी लगातार ब्लड बहता रहता है, ठीक है ना, जिसके कारण रोगी की क्या है, मृत्यु भी हो सकती है और हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। रक्त का थक्का ना बनने के कारण ही इसे ब्लीडर रोग कहते हैं, यानी अत्यधिक रुधिर प्रवाह होता रहता है, यही कारण है कि ब्लीडर रोग कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो रुधिर में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण ही ऐसा होता है। तो ये तो रहा हीमोफीलिया। आई बात समझ में कि हीमोफीलिया क्या होती है और हीमोफीलिया मतलब हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। सीधा सा है भैया, आपके सामने है। चलिए बच्चों, इसको भी जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, अब जो है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। अब गुणसूत्रीय विकार मनुष्यों में दो तरह का होता है बच्चों। एक एकाधी सूत्रता, जब एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, या दूसरा एकल सूत्रता, जब गुणसूत्र की कमी हो जाए, ठीक है। तो गुणसूत्रीय विकार में पहला विकार है डाउन सिंड्रोम। क्या है? इसे मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक कहने की जरूरत नहीं, आप खुद पेपर उठा के देखो प्रीवियस ईयर का, मालूम पड़ जाएगा कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। एक मिनट बबुआ, थोड़ा पानी पी लें। मुंह सूखने लगता है भाई, इतनी देर तक क्लास लेने से बोलते बोलते। देखिए भैया, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ध्यान से समझना, रटने की जरूरत नहीं, इसको नहीं देखना है क्या कुछ है, नहीं समझना है। जो हम कुछ बता रहे हैं वही एकदम से अपने दिमाग में स्टोर कर लेना, एकदम मक्खन लगेगा। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो एकाधी सूत्रता के कारण होती है। मतलब अगर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, जैसे गुणसूत्र होता कितना है, कितना होता है 46, लेकिन इसमें क्या होता है, इस बीमारी में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में, 21वीं जोड़े में बच्चों एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, लिंग में नहीं। जो आपका समजात गुणसूत्र होता है, दैहिक दैहिक गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में होता है 46 गुणसूत्र, बट इस बीमारी में होता क्या है 21वीं जोड़ी। जैसे भैया एक जोड़ा, तीन, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार, ऐसे जोड़ा जोड़ा करता चलता है, तो भैया 23 जोड़े टोटल होते हैं। तो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र, यानी वहां पर दो जोड़ा का मतलब क्या है, दो, तो वहां पर दो के बजाय 3 हो जाते हैं, तो एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। इसी के कारण एक विकार या फिर एक रोग या फिर एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको कहते हैं क्या, डाउन सिंड्रोम। अर्थात गुणसूत्र 46 के बजाय अब हो जाएगा 47। अब यहां पर क्या हो जाता है, गुणसूत्र 47 हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं? तो भैया डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति एक मंगोलों की था, यानी मंगोलियन जो प्रजाति होती है, आप सर्च मार के अगर देखेंगे भैया, ठीक है, गूगल पर, तो वहां पर भी मालूम चल जाएगा कि मंगोल दिखाई कैसे पड़ते हैं। तो मंगोली जड़ता इसीलिए कहते हैं कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की भांति ठीक दिखाई पड़ते हैं, अर्थात मतलब सेम टू सेम हूबहू उन्हीं की तरह होंगे, और कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी कार्य जो उनकी क्रियाकलाप भी होती है वैसे मिलती जुलती है। यही कारण है मंगोली जड़ता कहते हैं। और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो अल्प बुद्धि यानी मंद बुद्धि होते हैं, सिर गोल एकदम एकदम फुटबॉल वॉलीबॉल जैसा हो जाता है, ठीक है, त्वचा एकदम खुरदरी होती है,
ठीक। तो होंठ एकदम से बाहर से मतलब निकले हुए से होते हैं, आंखें बाहर निकली हुई है, कद छोटा यानी नाटा होता है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हो जाते हैं, क्योंकि लक्षण भी बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक, चलिए तो लिखेंगे। अब तो समझ में आ गया भैया कि डाउन सिंड्रोम क्या है। नाम है डाउन, बट गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, तो याद रखना डाउन है लेकिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा गुणसूत्रीय विकार है जो एकाधी सूत्रता, एक अधिक गुणसूत्रता, एकाधी सूत्रता का मतलब एक अधिक गुणसूत्र आ जाएगा। ठीक, अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र मतलब हो जाते हैं। ठीक है, और यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वीं समजात जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। याद रखना 2023 में यही पूछा था, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र मतलब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो वो कौन सा विकार होता है। बहुविकल्पी में भी पूछा था, या पूछ लिया था एकाधी सूत्रता का एक उदाहरण लक्षण सहित दर्शाना है, तो कैसे भी घुमा सकता है। जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आपको केवल डाउन सिंड्रोम दे देगा, नहीं भैया, वो इतने ज़्यादा बैठे हैं जो हेडक्वार्टर पे ना, बहुत दिमाग वो भी लगाते हैं। आप इतना दिमाग लगा रहे हो तो सोचो भैया वो कितना लगाएंगे, वो तो पेपर बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे भी पूछ ले बच्चों, याद रखना। ठीक, तो इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो मंगोलों की भांति दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको मंगोली जड़ता कहा जाता है। अब इनके लक्षण क्या होते हैं, तो इनके लक्षण ये हैं कि भैया इनका जो सिर होता है, सिर गोल होता है, होंठ नीचे की तरफ लटका हुआ सा होता है, यानी मोटे मोटे होंठ होते हैं। ठीक है, इनकी जो त्वचा होती है खुरदुरी, यानी त्वचा भी बहुत मोटी खुरदुरी होती है। आंखें यानी भौहें क्या है, एकदम आंखें तिरछी, मतलब बल्गिंग आइज होती हैं, यानी बाहर निकली हुई आंखें होती हैं, तिरछी आंखें होती हैं। मुंह हर समय खुला हुआ होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इनके लक्षण हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम के। आई बात समझ में? चलिए भैया जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए, हो गया ना? चलिए अब चलते हैं आगे, अगला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? देखिए, जब एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो डाउन सिंड्रोम, बट अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जो एकल सूत्रता के कारण होती है। बोले तो बच्चों इसमें एक गुणसूत्र रसगुल्लों कम हो जाता है, और वो जो गुणसूत्र कम होता है ना, वो लिंग गुणसूत्र से कम होता है। मतलब एक गुणसूत्र एक्स वाला गायब हो जाएगा, और एक्स वाला गायब हो रहा है भैया, तो याद रखना, तो ये किस में होता है, तो जनरली ये प्रायः महिलाओं में होता है। ठीक है, महिलाओं में होता है। ये महिलाएं तो होती हैं, लेकिन इनके जो लक्षण है एकदम अलग हो जाते हैं। यूं कह लें कि ये सामान्य महिला की तरह फिर नहीं रह जाती। इनमें स्तन का विकास नहीं होगा, अंडाशय अविकसित होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी प्रक्रिया नहीं होगी, मंद बुद्धि रहती है। ठीक है ना, तो ये सारे लक्षण, इनका कद भी क्या होता है, तो भैया कद छोटा हो जाएगा। ये सब लक्षण इनमें भी आ जाते हैं। तो ये यूं कह सकते हैं कि ये जो बीमारी है केवल महिलाओं में होती है। कौन सी? टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण लिखना है। तो इसमें हमने बताया ना गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी गुणसूत्र तो वैसे 46 होता है, बट इसमें 45 हो जाएगा, क्योंकि एक गुणसूत्र हमने बताया ना कम हो जाता है। कहाँ का? लिंग गुणसूत्र वाला। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा आनुवांशिक विकार है जो एकल सूत्रता के कारण होता है, यानी इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। अर्थात इसमें लिंग गुणसूत्र में से एक एक्स गुणसूत्र, देखना बबुआ, एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तथा इसमें गुणसूत्र की जो संख्या है वो 46 के बजाय 45 या 22 प्लस एक्स और यहाँ ओ, यानी ये दर्शा रहा है कि ये वाला क्या है, रिक्त है, यहाँ पर ये खाली हो जा रहा है, ये शून्य समझिएगा। ठीक है, हो जाती है। तो भैया टोटल फिर 22 जोड़ी हो गया। ये 22, यहाँ पे 22 का मतलब ऐसा नहीं कि केवल 22 जोड़ी है, तो 22 जोड़ी और एक ये 45 होगा। ठीक, 22 दूना 44, एक 45, तो 45 ही गुणसूत्र बचा। इस प्रकार का जो शरीर है वो अल्प विकसित मादा के समान हो जाता है, और यह प्रायः महिलाओं में ही हमने बताया होता है। इस रोग के अगर लक्षण की बात कर ले तो इससे महिलाओं में क्या होता है, जननांग अविकसित। ठीक, जननांग अविकसित हो जाएंगे। कद इनका छोटा होता है, यानी नाटी कद के होते हैं। इनका जो सीना होता है यानी वक्ष होता है, ठीक है ना,
जो छाती होती है भैया वो एकदम क्या होता है, चपटा हुआ होता है, ठीक है। और अंडाशय अविकसित होता है। यूं कह लें कि इस रोग से जो पीड़ित स्त्रियां होती हैं वो नपुंसक हो जाती हैं बबुआ, ठीक। तो ये हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। तो आई बात समझ में भैया कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। चलिए बच्चों इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट अगला विकार क्या है। तो अगला विकार या फिर दोष या फिर रोग कह लें, ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और इसके लक्षण, तो ये भी क्या है, एक गुणसूत्री विकार है। बट इसमें भी वही चीज होता है, इसमें भी क्या है, गुणसूत्रों की संख्या ठीक 46 के बजाय 47 हो जाती है। और 47 ही नहीं, कभी कभार 47 हो जाती है, 48 भी हो जाती है, 49 भी हो जाती है, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होती है, यानी या तो एक आ जाएगा अतिरिक्त, या तो दो अतिरिक्त आ जाएगा, या तो तीन अतिरिक्त आ जाएगा, या तो चार अतिरिक्त भी हो सकता है। तो यानी जब अतिरिक्त होगा तो वो एक्स वाला ही होगा। अब एक्स वाला अतिरिक्त आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर एक्स वाला आ रहा है तो लक्षण किसकी होंगी, हरकतें किसकी होंगी, लड़कियों वाली। भाई एक्स आ रहा है तो इसका मतलब लड़कियों वाली हरकतें। तो कहने का मतलब ये भैया, अगर इस रोग से कोई पीड़ित व्यक्ति होता है, कोई पुरुष होता है, तो उसके जो लक्षण है ना वो लड़कियों वाले रहेंगे। यानी उसके स्तन का विकास हो जाएगा, ठीक, त्वचा एकदम चिकनी हो जाएगी, ठीक, एकदम ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, ठीक, तैलीय, और साथ में उसके शरीर पर बाल ना के बराबर एकदम कम उगेंगे, ठीक। तो ये कहने का मतलब पूरा का पूरा लक्षण लड़कियों वाला, और उसका जननांग अविकसित हो जाएगा। यानी यूं कह सकते हैं वो भी इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो नपुंसक हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ गया कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो लिखेंगे भैया कि यह एक ऐसा गुणसूत्रीय विकार या फिर दोष या फिर रोग कहले हैं जिसमें लिंग गुणसूत्र में से एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। तो हमने बताया ना कि लिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त आ जाएगा, अर्थात कुल जो गुणसूत्र होंगे वो 46 के बजाय 47, अर्थात 22 जोड़ी रहेंगे। और देखिए भैया एक्स वाई होना चाहिए था, बट यहां पर एक अतिरिक्त आ गया। एक अतिरिक्त आया है, कौन सा, एक्स वाला ही आएगा, ये भी याद रखना, ठीक। यही कारण है कि जो लक्षण है ना वो लड़कियों वाले होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के विकार में पुरुषों में वृषण क्या हो जाएगा, अविकसित रह जाता है, तथा स्त्रियों के समान स्तन का विकास हो जाता है। यूं लक्षण हम मान सकते हैं इसको। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है, यानी बाल कम उगते हैं, ठीक भाई। जबकि एक पुरुष यानी एक मर्द की पहचान यही होती है कि उसके शरीर पर ज्यादा से ज्यादा बाल उगते हैं, ठीक है, ये चीज। यद्यपि क्या है, वाई गुणसूत्र। अब देखिए वाई गुणसूत्र भी होता है भैया, वाई गुणसूत्र होता है जिसके कारण वो तो पुरुष रहेगा, लेकिन एक्स वाला आ जाता है, इसके कारण हरकतें लड़कियों वाली। तो यहां पर वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण ये पुरुष होते हैं, लेकिन एक्स एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनमें लक्षण जो होते हैं वो लड़कियों वाले हो जाते हैं, ठीक। ये पुरुष क्या होते हैं, मंदबुद्धि वाले होते हैं और नपुंसक होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रहा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आई बात समझ में कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये भैया इसमें क्या है कि एक एक्स गुणसूत्र की मतलब अधिकता हो जाती है, एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाएगा। अब एक्स आ जाता है, इसीलिए हमने बताया ना कि भैया पूरा का पूरा एक पुरुष के अंदर भी पूरा का पूरा लक्षण ये हैं लड़कियों वाले हो जाते हैं, ठीक है। रहे यानी ऊपर से तो वो मर्द दिखाई मतलब रहेगा, लेकिन पूरे की पूरी जो लक्षण है वो क्या है, स्त्रियों वाले हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाता है क्लाइनफेल्टर। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक ज़रूर कर देना। नए हैं तो चैनल को फटाक से तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।